स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस को कंप्लीट कर रहे हैं अपनी 15 मिनट सीरीज़ के अंदर, तो आज क्लास 6 की साइंस का हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी एंड नेक्स्ट कल हम क्लास 7 की बुक से स्टार्ट करेंगे अपनी साइंस को। तो अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल को देख सकते हैं। अब पूरी बुक का जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी पूरा वन लाइनर फॉर्म में, जैसा कि हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आप एक और बार उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा वापस से रिवाइज हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। तो लास्ट हम पार्ट 13 तक कंप्लीट कर चुके थे, चुंबकों द्वारा मनोरंजन तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज वो हमारे 3 चैप्टर होने वाले हैं, 14, 15 और 16। बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो चलिए देख लेते हैं इनको। पार्ट 14 है हमारा जल। ठीक है, तो जल के अंदर क्या क्या बताया गया है कि जो हमारा पृथ्वी का 2/3 भाग है वो क्या है, जल से घिरा हुआ भाग है। इसके अंदर एनसीईआरटी बुक के अंदर 2 लाइनें दी हुई हैं, जैसे ये हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। तो ये 2 लाइनें अगर आपसे पूछी जाती हैं कि किसने कही हैं, तो ये कही है एसटी कॉलरिज ने, जिन्होंने अपनी 1798 में एक कविता लिखी थी जिसका नाम था राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ठीक है, तो इनकी कविता का नाम था राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। उसमें ये लाइनें थी, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। लिखी कब थी? 1798 में लिखी थी। किसने लिखी थी? एसटी कॉलरिज ने लिखी थी। और इस कविता में बताया क्या गया है, तो यहाँ कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया है। मतलब आप जानते हैं कि समुद्र में क्या है, खारा ही खारा पानी होता है, पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए एक भी बूंद नहीं है, क्योंकि इतना खारा पानी होता है जिसे हम पी नहीं सकते। ठीक है, तो ये बात बताई गई है बुक के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो इस चैप्टर में बताया गया है वो जल चक्र के बारे में बताया गया है। जैसे कि वाटर साइकिल को हम जानते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा डिफरेंट जो हमारे क्या है वाटर सोर्सेज हैं, जैसे कि नदी हो गया, लेक हो गया, समुद्र हो गया, ये सब क्या है हमारे वाटर के सोर्सेज हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है हमारा, जैसे बताया गया है वाटर साइकिल कैसे चलती है, तो इनमें से क्या है हमारा जो धूप जब पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो क्या है जो पानी है वो इवेपोरेट होता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि क्या है पानी का वाष्पीकरण होता है। इसके अलावा पानी का वाष्पीकरण क्या है पौधों द्वारा भी होता है। ये तो हो गया वाटर सोर्सेज द्वारा। इसके अलावा जो 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 जल है वो हमारा पेड़ों द्वारा भी वाष्पित होता है, जिसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है जो हमारे जल है पौधों द्वारा वो कुछ तो अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन कुछ जल क्या है इवेपोरेट कर दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ये जो वाष्पीकरण वाला जल है ये क्या है ऊपर जाके कंडेंस हो जाता है, मतलब कि बादल की फॉर्म में क्या हो जाता है, संघनन हो जाता है इनका। और जब ये काफी ज्यादा भारी हो जाते हैं हमारे बादल, तो क्या होता है ये वृष्टि या वर्षा की फॉर्म में वापस से धरती पे आ जाता है। और धरती के बाद क्या है ये कुछ हमारा जल वाटर सोर्सेज में चला जाता है, कुछ हमारी भूमि के अंदर चला जाता है जो कि हमारे पेड़ पौधे यूज करते हैं, और फिर से क्या है ये वाष्पीकरण होता है, और फिर इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। मतलब पानी वापस बादल बनता है, बादल से वापस नीचे वर्षा की फॉर्म में आ जाता है, फिर से इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो ये हमारी क्या होती है वाटर साइकिल होती है। ठीक है, कंडेंसेशन माने होता है संघनन, इवेपोरेशन माने होता है वाष्पीकरण, और ट्रांसपीरेशन होता है हमारा वाष्पोत्सर्जन जो कि प्लांट्स करते हैं। ठीक है, तो ये जल चक्र था आपका। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कुछ विधियां बताई गई हैं कि हम वर्षा के जल को संग्रहित कैसे कर सकते हैं। 2 तकनीक यहाँ पे बताई गई हैं, जैसा कि छत के ऊपर वर्षा का जल संग्रहण, मतलब हम टंकी बनवा सकते हैं अपनी छत के ऊपर, तो हम वहाँ पे क्या है वर्षा के जल को स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि जो भूमि के अंदर हमारे जल की कमी ना हो। ठीक है, जो हमारा भूमि के अंदर भी जल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वहाँ से जल खत्म हो जाएगा तो जो भी हमारे कुएं हैं जिनसे हम पानी लेते हैं या फिर हम समरसेबल लगाते हैं, तो वो क्या है वो भूमि का जल ही तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब भूमि के अंदर जल जाएगा ही नहीं तो हम निकालेंगे कैसे, तो जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो सड़क किनारे की जो नालियाँ बनी हुई हैं उनसे जो जल एकत्रित हो रहा है उसको डायरेक्ट क्या है जल भूमि में सीधे पहुँचाने दिया जाए। मतलब ऐसा कोई पाइप का सिस्टम कर दिया जाए जिसमें क्या है जो नालियों द्वारा जो भी जल एकत्रित हो रहा है वो सीधा क्या है भूमि के अंदर चला है, जिससे जो हमारा भूमि के अंदर का जल है वो बना रहे। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं जिसमें हम क्या है वर्षा के जल को संग्रहित करके रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पार्ट 15 जो कि हमारे चारों ओर वायु। इसमें वायु के बारे में बताया हुआ है, तो देख लेते हैं वायु के बारे में क्या क्या बताया गया है। वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तो हमारी वायु किस किस से मिलकर बनती है, वायु के अंदर जलवाष्प होता है, गैसें होती हैं, धूल के कण होते हैं, और वायु के अंदर मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होती है, और थोड़ी मात्रा में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, और इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसेज होती हैं।
वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैस मिलकर 99% भाग वायु का बनाती हैं। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें एवं जलवाष्प होते हैं। इसके बाद वायु के बारे में कुछ विशेषताएं बताई गई हैं कि वायु स्थान घेरती है, वायु का कोई रंग नहीं होता और वायु पारदर्शी होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वायु के उपयोग बताए गए हैं कि वायु का उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की चलाने में किया जाता है। इसके बाद वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के परागकणों को इधर से उधर फैलाने में सहायक होती है। आप जानते हैं कि जो कण होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, कुछ हमारे क्या है वायु के द्वारा जाते हैं कण, कुछ हमारे इंसेक्ट द्वारा जाते हैं, बैट्स द्वारा भी जाता है। तो ये क्या है, हमारे जो फूलों के परागकण हैं उसको इधर उधर ले जाने में सहायक होती है। तो ये था आपका चैप्टर 15 जिसमें ये सारी बातें वायु के बारे में बताई गई थी। अब हमारा ये लास्ट चैप्टर है जो कि है पार्ट 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो इसके बारे में क्या क्या बताया गया है तो चलिए देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त भारत का निर्माण करना था। तो आपसे पूछा जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। लक्ष्य कब तक था, तो 2019 तक मतलब कि इस अभियान को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे भराव क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो भराव क्षेत्र क्या है, तो ये कचरे का क्या है संग्रहण करने के लिए या फिर निपटान करने के लिए क्या है कुछ टेक्निक्स हैं। तो भराव क्षेत्र में क्या किया जाता है, यह वह स्थान है जहाँ पर शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है और कालांतर में इस क्षेत्र का पार्क बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो भी नगर का कचरा है या क्षेत्र का कचरा है उसको क्या है एकत्र करते हैं। ठीक है, थोड़े जो गहरे तले पे जो एरिया होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है इस कूड़े को एकत्र करते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या है इसको फैलाकर क्या है मिट्टी से पाट देते हैं और क्या है कालांतर मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता है फिर वहाँ पे पार्क बना देते हैं। बट ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, अब ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतु के अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि आपने खेतों में भी देखा होगा कि हम गड्ढों में क्या है इकट्ठा करते हुए चलते हैं। जो भी हमारी बची हुई सब्जियां होती हैं या फिर सब्जियों के जो छिलके होते हैं या फिर हमारे जो भी जीव जंतुओं का अपशिष्ट होता है उसको क्या हम गड्ढे में इकट्ठा करते चलते हैं और क्या है कंपोस्टिंग कहलाता है ये। तो इस तरीके से क्या है हम इसको फिर खाद की तरह यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो रसोई घर के कचड़े को कृमि अथवा लाल केचुए द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। इसमें क्या है जो हम केचुओं द्वारा कंपोस्टिंग करते हैं, मतलब कि जैसे कि हम पहले कर रहे थे कि हम एक गड्ढे में क्या है सब्जियों का कचड़ा जीव जंतुओं का कचड़ा क्या है इकट्ठा कर रहे थे और खाद बना रहे थे। यहाँ पे हम उस गड्ढे के अंदर कुछ केचुओं को भी छोड़ देते हैं, तो ये क्या कहलाता है वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लाल केचुओं की कुछ विशेषताएं या कुछ बातें बताई गई हैं बुक के अंदर, वो आप देख सकते हैं एक बार। जैसे कि जो लाल केचुए हैं उसके दांत नहीं होते हैं, इनमें विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिला देंगे तो यह आहार के साथ कृमि के गिजर्ड में पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो लाल केचुए हैं उनके दांत नहीं होते हैं, इनके पास एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड बोलते हैं, जो कि इनको खाना पीसने में हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, कोई भी लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। इसके बाद लाल केचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते, उन्हें अपने आसपास की नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केचुओं को भली भांति देखभाल करते हैं तो 1 मास में उनकी संख्या दुगनी हो जाएगी। तो जैसा कि हम अगर इस तरीके की वर्मी कंपोस्टिंग में कुछ केचुए का यूज़ कर रहे हैं तो अगर हम उनकी प्रॉपर क्या है केयर करते हैं तो 1 महीने में क्या है उनकी जो संख्या है वो दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ लाल केचुओं के बारे में बताया गया था। वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं इसके बारे में बताया गया था। जो केचुओं द्वारा कंपोस्टिंग होती है उसे हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, और कंपोस्टिंग आपको पता चल गया। इस पूरे चैप्टर में आपको यही बताया गया था कि हम जो भी कचरा है उसका निपटान कैसे करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमने क्या है सफाई अभियान कब शुरू किया था। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है वो हो जाती है कंप्लीट। इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी को। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।